हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिक्स के बारे में। हम लोगों को देखना था कि क्वांटिटीज़ ना, हम लोग इस पे आ गए थे कि क्वांटिटीज़, यूनिट, उनके टाइप्स, ये सब ज़रूरत क्यों है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उनके यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूनिट की इसलिए भी ज़रूरत पड़ेगी, इस यूनिट में भी कई तरह के आपको कोई ये यदि कोई मेरे से पूछता है किसी चीज़ के बारे में कि वो कितने प्रकार का होता है, इसमें मैं बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ ना कि कोई चीज़ कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार का है। तो अब ये मन में आता है कि उसको कहीं पढ़े होंगे, रटे होंगे, कोई पहले से लिखा होगा, कोई बताया होगा, तो वही हम बताएंगे। इसे साइंटिफिक अप्रोच नहीं बोलते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग ट्रेनिंग उसी आधार पे लेते हैं जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, लेकिन उनको हम अच्छे से नहीं समझते, उसको रटते हैं। तो कोई भी किसी चीज़ का कोई टाइप बताया होगा, कोई किसी चीज़ का टाइप बताया होगा, तो पहला उसका पॉइंट रहा होगा, उसके माइंड में आया होगा कि हम किस बेस पर डिवाइड करें। ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो मेरा ये मतलब है कि आज ही से आप लोग सभी लोग कहीं पे भी टाइप्स की बात हो, फोर्स के टाइप की बात, करंट के टाइप की बात, फील्ड की, क्वांटिटी की, वेलोसिटी की, है ना, किसी भी चीज़ की। हालांकि आप हो सकता है किसी चीज़ का टाइप ज़्यादा साउंड करे साइंस में, आपके लाइफ में, और कोई चीज़ कम साउंड करे, है ना, लेकिन ये फैक्ट है। इसे ये अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए टाइप्स का। तो जब भी टाइप कितने तरह की होती हैं चीज़ें, कोई भी, जब भी मैं बात आपसे करूंगा मैं जनरल बात करूंगा ताकि आपका अप्रोच स्ट्रांग हो जाए। तो यदि कोई कहता है कि फोर्स कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फोर्स के, तो मैं पहले डिसाइड करूंगा कि मेरा इंटेंशन क्या है, मतलब किस बेस पर मैं डिवाइड करूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज़ को लेके मैं देखना चाहता हूं। दुनिया में लोग कितने तरह के हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या क्या देखना चाहता हूं, इस पे डिपेंड करता है कि फिगर वाइज देखें, कलर वाइज देखें, लैंग्वेज वाइज देखें, नॉलेज वाइज देखें, है ना, लाइफ स्टाइल को लेके देखें। डिपेंड करता है कि हम क्या देखना, क्या हम बेस हमारा क्या है। तो क्यों ना हम लोग इसी तरह से चीज़ों को देखें। जो फिलॉसफी है, जो उसके पीछे रीज़न है टाइप का, वो ये है। ओके, तो उसी तरह की बात, इसका मतलब जब टाइप का अपना एक इंटरेस्ट और पार्ट होता है, तो वैसे ही क्वांटिटीज़ की बात होती है। एक बार होगा कि दुनिया में कितने तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ये होता है कि भाई यूनिट वाइज जो यूनिट है एक डिराइव्ड होती हैं, एक फंडामेंटल बेस यूनिट होती हैं। उसके अनुसार क्वांटिटी सोचें तो हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा, यदि हम लोग मेजर न कर पाने की बात करें तो दो तरह की बात करते हैं। मेजरमेंट को देखें तो कहेंगे दुनिया में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, यदि कोई कहता है कि दुनिया में क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं, यदि आप हमसे पूछेंगे तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इस बेस पे करूंगा कि दुनिया क्वांटिटीज को जब ऑपरेट करेंगे, उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग देंगे, सम करेंगे, इंटीग्रेट, ये जब करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग वाली बात करेंगे, इसके अनुसार हम लोग क्या इसमें भी बदलाव है, तो तब कहा जाता है कि दुनिया में मेनली दो क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज।
अच्छा उसमें भी कुछ अजीब सी आपत्ति हो कि ये इस तरह का नहीं है, ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तब हम लोग 4 कहते हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो मैं आपको जो चीज़ों को जब भी जनरलाइज करूं, सभी लोग फोकस होके पढ़ा करें, जब मैं चीज़ों को जनरलाइज करूं वो मेरे क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जब इस पे मैं लिखूं, क्वेश्चन दूं, वो तो दुनिया के सभी टीचर्स करते हैं। मैं अपना यूएसपी बता रहा हूं, मेरा जो यूएसपी है, मेरा जो फोटे है, जो मेरा स्टाइल है, जो मैं इतने दिनों से साइंस को जिया, पढ़ा, समझा, है ना, तो वो जो मेरा स्टाइल है कि मैं एज होल इकट्ठा मैं देखूं कि हम कैसे पहले के लोगों की जगह हम होते तो कैसे सोच रहे होते, शुरुआत वाला, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो एनीवे, तो हम लोग फिर क्वांटिटीज मैं बात कर चुका हूं, तो मेरा मकसद है क्या, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, है ना, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो फिर से वही वाली बात होगी, वही वाली, हमारा बेस क्या है, हम क्या चाहते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस तरीके से डिवाइड करना, क्या हमारा आधार क्या है। तो मेरा आधार है कि जब मैं न्यूमेरिकल करूं, जब किसी फिनोमेना को जोड़ने घटाने की बात करूं, क्वांटिटीज को ऑपरेट करें उनके बीच में, जोड़े घटाएं, गुणा करें, भाग करें, उस आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मेनली 2 मिलती हैं क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। और जिसको कि आप 9th में पढ़े होंगे कि डायरेक्शन होना नहीं होना एक बेस पढ़े होंगे, जबकि सच्चाई ये है कि डायरेक्शन होना नहीं होना इसलिए भी आ गया क्योंकि डायरेक्शन ही इन्वॉल्व हो गया गड़बड़ी पैदा करने में, जोड़ने घटाने में। तो हमारा ऑपरेशन मेन रीजन था, ठीक है। सो स्केलर, वेक्टर, टेंसर और रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो बताओ भाई ये किसके लिए डिवाइड किया गया है, जब हम क्वांटिटीज का जोड़ घटाना गुणा भाग करें उस बेस पे, है ना। और डिवाइड गुणा भाग करके जो क्वांटिटीज नहीं बनती हैं उन्हें डिराइव्ड बोलते हैं, एक फंडामेंटल होती हैं जो यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अच्छा, ये यूनिट डायमेंशन में पढ़ना ज्यादा, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं या बेस यूनिट क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वांटिटीज को क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तो वे सब वहां पे पढ़िएगा, हमें जरूरत नहीं है, ना ही शुरू में वो पहला चैप्टर होना चाहिए। बहुत सारी किताबों में पहला चैप्टर नहीं है, बड़ी बड़ी किताबों में जो फॉरेन राइटर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में वही पहले भर दिया है, इंस्ट्रूमेंट, एरर, मेजरमेंट, यूनिट्स, दिस दैट। ये क्यों किया हमको तो नहीं समझ में आया भाई। और रीजन ये है कि जिस यूनिट से हम फेमिलियर नहीं हैं वो पहले ही यूनिट पढ़ने की क्या जरूरत है। ज्यादा अच्छा है कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ते रहें वैसे वैसे यूनिट जानते रहें। तो इसीलिए कई लोगों की शिकायत होती है, सर पहला चैप्टर आप पढ़ाई नहीं रहे हैं, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट और है ना ये सब डिवाइस। तो एनीवे, तो स्केलर, तो हम किस लिए इसको कर रहे हैं भाई, ये डिवाइड किस लिए है। आप लोगों के लिए किताबों में ये 2 ठो नहीं दिया है ना, हो सकता है कुछ किताबों में दिया भी हो, तो इसका मतलब ये भी है कि सही में, अच्छा हाँ, जिन किताबों में ये 2 नहीं दिया क्या वो किताबें गलत हैं। तो फिर वही वाली बात करूंगा मैं कि बात ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, बात यह है कि हम कितना तक कंसीडर कर रहे हैं। यदि मैं ये 2 ठो मिटा दूं, मैं भी तो बोल ही रहा हूं कि मेनली 2 ही होती हैं। मैं आज क्या बोल रहा हूं, यदि हमको कहा जाए कि नहीं
जो मेनली ऑपरेट करने वाली जो बातें हैं, जो मेनली कितनी तरह की दिखती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो वो सच में दो ही होती हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैं दो एक जबरदस्ती के तौर पे मैं क्यों क्यों ये लिखा हूं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में केवल क्या चीज की जरूरत होती है बताओ? स्केलर क्वांटिटीज में केवल किसकी जरूरत होती है बताओ? स्केलर क्वांटिटीज में केवल किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। वेक्टर क्वांटिटी में किसकी जरूरत होती है भाई? वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और रिफरेंस, और इसमें तो नंबर होता ही है केवल, है ना? नंबर डिजिट होता है केवल, रेशियो इज सिंपली नंबर। ठीक है, बल्कि इसी को डिफाइन भी कर सकते हैं ना, स्केलर क्वांटिटीज कहा जाए। इसे अदिश राशि बोलते हैं हिंदी में। अदिश राशि, सदिश राशि, प्रदिश राशि, अनुपात। आगे क्वांटिटी अपने से जोड़िए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, रेशियो क्वांटिटी ना, ऐसे। तो स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनी क्वांटिटी which has magnitude only, that is known as what? Scalar quantity. और वेक्टर क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and follows triangle law of addition। तो यही, तो धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और हमको लगता है कि जब ऐसा होता है तो आप अपने से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये भी होंगे। तो स्केलर, वेक्टर, टेंसर और रेशियो। अब ये बात होती है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी क्वांटिटी है लगभग। तो वैसे तो मैं आपके IIT PMT का, चाहे इंटरमीडिएट कोर्स से भी है, चाहे पूरी दुनिया में साइंस का लगभग, साइंस की सारी क्वांटिटीज लगभग इंटरमीडिएट में आ जाती हैं। लगभग, थोड़ा बहुत छूटी छटकी हो सकता है बच जाएं, हायर एजुकेशन के लिए सब आ जाती हैं। नाम उनका आ जाता है, उनका डेफिनेशन, छोटे मोटे क्वेश्चन, फंडामेंटल बेस के लॉज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं सारा क्वांटिटीज को डिवाइड करके लिख सकता हूं यहां पर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वांटिटी को जाने धीरे धीरे। क्या जरूरत है कि आज ही मैं सब लिख दूं और आप कंफ्यूज होकर कहें कि बाप रे इतना याद करना पड़ेगा सब क्वांटिटीज। तो मैं डराना नहीं चाहता आपको, क्योंकि मैं इतने सालों से कई लोगों को शायद डरा भी दिया होगा सारे क्वांटिटीज लिख के, तो ये मैं नहीं चाहता। तो स्केलर क्वांटिटीज कैसा बताओ? स्केलर क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज ऐसे। ठीक है, बाकी सब अपना आप लोग लिख लीजिएगा ना, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, दिस दैट, बहुत सारा नाम नहीं ले रहा हूं। वैसे मैं बताया ना कि मैं सब लिख सकता हूं, लिख नहीं रहा हूं। टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, तो मैं सब नहीं लिख रहा हूं। वेक्टर पे आते हैं और इसको भी 2-4 ठो लिख देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज
वेक्टर क्वांटिटीज को लिख लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अच्छा हाँ, एक पॉइंट आता है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वेक्टर और टेंसर में क्या अंतर है। वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, टेंसर में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या रिफरेंस होता है, तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। अच्छा ये क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा हाँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए, और चाहे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो भी अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करो और हिंदी भी जानो। ये इस तरह से प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि सर आई डोंट नो हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड और दिस सेंटेंस और दिस दैट। कि ये प्राउड की बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इंग्लिश बोलने से कोई तोप नहीं हो जाओगे। अब भले ही इंडिया में इस तरह का माना जा रहा है कि जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है उसको अच्छा मान लिया जाता है, ये इंडिया के लोगों की और इंडिया की बेइज्जती है, बदनसीबी है ये कि यहाँ पे इसी तरह से कास्ट से, क्रीड से, रिलीजन से, ड्रेस से और लैंग्वेज से लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है। ये बहुत दुख की बात है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ना ही कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ड्रेस और लैंग्वेज से लोगों को जज न करें, हाइट, फिगर इससे ना करें, बल्कि इससे करें कि वो अदर्स के लाइफ को कितना पॉजिटिवली बदल देता है या रिस्पेक्ट करता है। वो लोग, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी भी जानना इनका अच्छी बात है। सो मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, और डायरेक्शन मतलब दिशा, वेल नोन है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा। मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं, बाकी इंग्लिश वाले तो ये भी जान जाएं कि हिंदी में बोलते भी क्या है। एनीवे, और ये हमको लगता है कि हिंदी वाले ये सब जानते होंगे। डिस्टेंस मतलब दूरी, स्पीड मतलब चाल, मास मतलब द्रव्यमान, टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी मतलब ऊर्जा, चार्ज मतलब आवेश। हमको लगता है कि सभी लोग जानते भी होंगे। वेक्टर क्वांटिटी को कुछ लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी को कुछ लिख देता हूं, पूरे को नहीं लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है। पूरा तो हम लोगों को चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे पूरा कोर्स, तो जब आता रहेगा तो उससे फेमिलियर हो के न्यूमेरिकल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आज रट रट के परेशान क्यों हो भाई हम? तो एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल 2-4 ठो बस। हाँ, तो एग्जाम्पल के नाम पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स है, फोर्स। आपका मन करता है तो थोड़ा बहुत और लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारे हैं। चार्ज को हम लोग स्केलर की तरह मानते हैं। एनीवे, रिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग इस तरह का नहीं ट्रीट करेंगे। अब रही टेंसर की बात। वेक्टर और टेंसर में क्या अंतर है? तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करते हैं। हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहिए, चाहे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहिए, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहिए,
तीन नाम है, तीन नाम है इसका, लेकिन इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, पर ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसका भी कुछ नाम लिख देते हैं, इसका भी नाम लिख देते हैं। इसका नाम है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, करेंट बोल सकते हैं, करेंट, स्ट्रेस बोल सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, करेंट, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब है ना। कई दो तीन ठो और है, दो तीन ठो और इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो ये है, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें नए नए रिफरेंस की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और चूजिंग एक्सिस, मतलब फ्री टू चूज, डिपेंड्स ऑन रिफरेंस एंड फ्री रिफरेंस, या फिर डायरेक्शन, या तो रिफरेंस या डायरेक्शन एट दैट मोमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर भी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, और यदि नहीं करता तो इसको वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये रीजन है। नंबर में आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं ना। नंबर में है इफिशियंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इफिशियंसी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन है, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बहुत सारे हैं। मैं कहा था ना कि मैं पूरा नहीं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि पता चला कि मैं पूरा सब लिख दूं और आप खूब इसी में खूब रोज पढ़ के अपना सब अपना दिमाग खराब कर लें। सभी लोगों के लिए एक और चीज़ है, और एक और चीज़ है, मैं बताया ना कि तुम लोग क्या जानते हो और क्या नहीं जानते, उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के भी क्वेश्चन नहीं, थोड़ा हट के क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि जो तुम हट के पूछोगे ना, वो मैं जानता हूँ कि वो या तो आगे मैं बताऊँगा या तो बहुत आगे बताऊँगा, वो आएगा जरूर, क्योंकि इतने दिन में हमको मालूम चल चुका है कि बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। और रेफरेंस माने क्या? रेफरेंस मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं कहूँ कि आपका मास कितना है, तो आप कहेंगे कि मेरा मास सर 50 kg है। मैं कहूँगा कि 50 kg मतलब क्या, व्हाट इज 50 kg, तो अब ये नहीं कहोगे सर ऐसा 50 kg इज 50 kg, व्हाट इज 50 kg, व्हाट दिस क्वेश्चन लाइक रबिश क्वेश्चन। सो ये व्हाट इज 50 kg, व्हाट इज 50 kg, 50 kg मीन्स व्हाट, जो 1 kg रिफरेंस बना दिया गया है पहले से, रिफरेंस 1 kg विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, बना दिया गया। अब सोचो मेरे को 1 kg कहा जाता, मेरे मास को 1 kg कहा जाता, तो तुम्हारे मास को 1.25 kg कहने लगते। सो हम लोग ये देख लिए, हम लोगों को पता। अच्छा एक और चीज है जो आप लोगों को करना है, एक प्लेन बढ़िया कॉपी लो और उस पर लिखो। ये नहीं कि मेरा वीडियो क्योंकि पहले YouTube पे रहेगा ही, बार बार देखोगे तो लिखने की क्या ज़रूरत है, या फिर अभी ये लिखने की क्या ज़रूरत है, ये नहीं करना है। लिखना एक अच्छी चीज़ है, उससे अननोइंगली आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपका रिप्रेजेंटेशन कहीं ज़रूरत पड़ेगा लिखने की तो अच्छी होगी। इसलिए प्लेन पेपर वाली कॉपी ले लो,
उसको सैनिटाइज कर लो, बाहर से खरीदोगे, और उसमें लाइनिंग न रहे, प्लेन पेपर वाली मतलब उसमें लाइनिंग न रहे, अच्छी कॉपी लो और बनाओ। प्लेन पेपर क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बहुत फिगर होगा, बहुत ग्राफ होगा, बहुत फिगर होगा, तो उसमें पहले से ही लाइन खींची रहेगी, तो तुम नया लाइन ऐसे क्या खींचोगे, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऐसा करिएगा। तो हमको लगता है कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, बड़ा क्वेश्चन, ये पहले बताओ, टेंसर और रेशियो को सही में कह दें कि ये क्वांटिटी नहीं होती है, किताबों में तो दिया है नहीं। तो यदि मैं कहूं कि टेंसर और रेशियो मिटा दिया, ये मिटा दिया रेशियो, कह दिया कि जैसे 9th 10th में पढ़े थे स्केलर और वेक्टर ही है, तो भाई क्वांटिटी तो ये भी होती ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, करंट और ये सब भी क्वांटिटी होती है, तो इनको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अब इनको छोड़ देंगे। भाई दुनिया की सारी क्वांटिटी यदि 2 ही डिवाइड करें तो दुनिया के सारी फिजिकल क्वांटिटी या तो इसमें रखना होगा या तो इसमें रखना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 ही तरह की क्वांटिटी ही होती है, तो इसको कहां रखा जाए बताओ। इस टेंसर वाली 5-7 क्वांटिटीज को इसमें रखें कि इसमें रखें, जल्दी कम ऑन बताइए। इस टेंसर वाली क्वांटिटीज को वेक्टर में रखें कि स्केलर में रखें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या रिफरेंस या सफिशिएंट न, मैग्नीट्यूड इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द थिंग्स, सम क्वांटिटीज। यदि ऐसा है तो ऐसा लगता है कि इसको तो इसी में रखना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। लेकिन सच ये है कि इनको किस में रखना चाहिए? स्केलर में रखना चाहिए। और पहले थे तो टेंसर कहाँ था? स्केलर में था। रेशियो कहाँ था? स्केलर में था। वेक्टर में तो जो है वही है। सो ये वेक्टर है। ये दोनों यदि मिटाया जाए, ये दोनों टाइप्स को मिटाया जाए तो उठा के इनको कहाँ रखना होगा? इसमें रखना होगा। क्यों इसमें रखना होगा? क्योंकि याद करो, जो अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके पीछे रीजन है जोड़ घटाना गुणा भाग, ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन। कई क्वांटिटी को जोड़ना, 2 वेक्टर को जोड़ना, 2 मास को जोड़ना, 2 वेलोसिटी को जोड़ना, है ना, 2 चीजों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बेस है ना हमारा यार। यही ना बेस सोच के कहे थे। तो इनका गुणा, जोड़ घटाना गुणा भाग कैसा होता है भाई? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की तरह नहीं होता है, स्केलर की तरह होता है। इनका भी स्केलर की तरह होता है, इसलिए कैंसिल, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन बड़ा सा उठता है, तो ध्यान से अभी मैं ला के इसमें अब इनको पैक कर देता हूं। इमेजिन करो, यदि आप इमेजिन नहीं कर पाते, यदि आप हाइपोथेसाइज नहीं कर पाते, यदि आप 3D को विजुअलाइज, चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, यदि आप अज्यूम नहीं कर पाते, सब एक ही तरह की बातें हैं। फिजिक्स और साइंस के लिए आप नहीं बने हैं। और जिनका ये कमजोर है तो घबराओ मत, मेहनत करो। ये इनबॉर्न नहीं होता, डेवलप होता है, ये है ना। तो घबराना नहीं है जिनका कमजोर है ये पॉइंट। तो चलो, ये जो 2 हैं, इमेजिन करो कि 2 ही है, स्केलर और वेक्टर। तो ये दोनों इसमें भरे हुए हैं, इसमें भरे हैं वो दोनों। प्रॉब्लम क्या आई? जो इसमें करंट है, सरफेस टेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, सब इसमें जो भरे हुए हैं, कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं। करंट है, मान लो, करंट को लेके ज्यादा समझ में आएगा। मान लो इसमें करंट है, बहुत सारे बच्चे तो करंट को वेक्टर जानते हैं। मान लो इसमें करंट है। अब करंट स्केलर देख रहा है कि भाई मेरे वाले इलाके में, मेरे वाले पार्ट में एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, जबकि हमारा दावेदारी है, हम दावा करते हैं कि मेरे में वही रहेगा, स्केलर में वही रहेगा जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा।
डायरेक्शन नहीं होगा। तो बताओ करें, ये निकाल के बाहर कर दिया कि भाई तुम भागो यहां से। स्केलर कहा करंट को कि तुम यहां से निकलो, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्शन है, तुम्हारे पास डायरेक्शन है। और वो बेचारा गया इसके पास, ये तो निकाल दिया क्योंकि कहा कि मेरे में केवल वही रहेगा जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि करंट में डायरेक्शन होता है, वायर करंट में करंट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट, गैस करंट, पीपल्स करंट, पीपल मतलब मास करंट, क्राउड करंट, दुनिया में बहुत सब चीजों का करंट होता है भाई। ये जो वायर में जो बाय डिफॉल्ट हम लोग करंट बोलते हैं वायर वाला, वो करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वाटर करंट भी होता है। सो करंट में अपना डायरेक्शन होता है फ्लो का। तो यहां पे करंट है, ये करे भागो बाहर, तुम्हारे पास डायरेक्शन है। बेचारा इसके पास आया, ये कह रहा है कि तुम हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जोड़ घटाना को फॉलो नहीं करते, तुम मेरे में जोड़ घटाना गुणा भाग को फॉलो नहीं करते, ये वाला वेक्टर, इसलिए मेरे में नहीं रह सकते। क्योंकि जब मेरे नियम कायदा को, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर या कोई भी जो हमारा रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, हम तुमको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे बता ही दिया। करंट सही में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो ये भी नहीं रखा। अब बताओ क्या किया जाए। ये इसलिए नहीं रखा कि कहा डायरेक्शन है, ये इसलिए नहीं रखा तो कहा कि डायरेक्शन तो है पर हमारे रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये अपना झुग्गी झोपड़ी बनाया, नाम रखा टेंसर, और वहीं पे जितने लोगों को दिक्कत हुई थी कुल बैठ गए यहाँ पे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से टेंसर क्वांटिटी को अलग से बनाना पड़ा। अब बात आती है रेशियो की। अब फिर से देखो, इसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसे थे जो नंगे थे। भाई ये कहा कि सब क्वांटिटीज कर रहे थे, वेक्टर भी कर रहा था, स्केलर भी कर रहा था कि हमारे साथ में यूनिट का ही मतलब है, यूनिट रहेगा उसका मतलब होता है। क्योंकि माइक्रो लगा है, कुछ और सेंटीमीटर, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टा, हेप्टा, बहुत सारा होता है ना यार। ये कहा भाई हमारे साथ में यूनिट है कुछ चीजें। मैं देख रहा हूं कुछ नंगे बैठे हैं, सब बिना यूनिट के हैं, वो थोड़ा अलग दिख रहे थे। अब समाज में कोई नंगा हो तो वो सभ्य समाज बाइकआउट नहीं करता है कि इसको हटाओ, इसको क्वारंटीन करो, इसको भगाओ, इसको कहीं और लेके जाओ, ये हमारे समाज को गंदा करेगा। तो ये कह रहा है कि भाई नंगे हैं सब, यूनिट जिनके पास नहीं उनको बाहर करो। और इसमें तो आ ही नहीं सकते थे, डायरेक्शन ही नहीं था उनके पास। और ये वाला बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि नंगे दिख रहे थे ये बेचारे अपना। और ये भी नहीं रख रहा था, इसके पास भी यूनिट होता है, तो ये अपना नया झुग्गी झोपड़ी बनाए सब अपना, और वहां जाके बैठे हुए हैं तब से, जिनमें कोई यूनिट ही नहीं है, केवल नंबर है, रेशियो है। हमको लगता है आप लोग सभी लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी इन दो की। तो आप लोगों को क्लियर हो गया सब। यदि मैं फिर भी कहूं कि मेनली टू ही होते हैं, मैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हूं। यदि कहा जाए कि मेनली टू ही होते हैं, स्केलर और वेक्टर, तो ठीक है, तब ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। और इन दोनों को उठा के इसमें पटक देंगे, इसमें जो टेंसर है उसको भी इसमें पटक देंगे, और जो रेशियो उसको भी इसमें पटक देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि नेक्स्ट अब कुछ थोड़ी बहुत और बातें कर लेंगे, तब उसके बाद हम लोग का चैप्टर शुरू होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूं ना। ऑपरेटर सुनो, सभी लोग मेरी बात सुनो। ऑपरेटर्स, हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, हाँ,
मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस इंटू दिस मॉड डेल्टा दिस डी बाई डी है ना, और दिस। हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं। मैं जानती हूं क्यों ऑपरेटर लिख रहा हूं। सभी लोग ये लिख लो और अपने अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओ, खोपड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई भी क्वेश्चन में डेटा दिया हो, कोई भी क्वेश्चन में डेटा दिया हो, यदि हम लोग लॉ को अच्छे से समझ जाएं, क्वांटिटी तो पढ़ ही रहे हैं और वेक्टर अभी पढ़ेंगे, इसका मतलब कैलकुलेशन के नाम पे इसके अलावा नहीं होता। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मॉड, डेल्टा, समेशन, डिफरेंशियल चेंज बाय डिफरेंशियल चेंज एंड दिस इज इंटीग्रेशन। इससे आपके दिमाग में क्या आएगा? बस यदि हम लोग इसको सीख जाएं, समझ जाएं, तो अब हम कुछ भी साइंस में कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है, मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूं। एक तो ये है। दूसरा अब रही बात स्केलर चैप्टर क्यों नहीं है। कई लोग पूछ रहे हैं ना कि सर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है ना, तो स्केलर चैप्टर क्यों नहीं है? आखिर चैप्टर का नाम केवल वेक्टर ही क्यों है? भाई हम लोग तो मेनली 2 पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात हो रही है कि स्केलर पढ़ ही नहीं रहे हैं सर, केवल वेक्टर ही शुरू कर दिए। दुनिया में सब टीचर्स वेक्टर ही शुरू किए हुए हैं, सब वेक्टर पढ़ाते हैं, स्केलर कोई नहीं पढ़ाता। रीजन सुनो, स्केलर क्वांटिटीज का जोड़, घटाना, गुणा, भाग ऐसा होता है जो शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हो। जो तुम सिंपल सा अलजेब्रा पढ़े हो, 4 और 6, 4 और 6 को जोड़ने पर 10 होता है, और फिर 4 और 6 में मल्टीप्लाई करने पर बीच में इंटू का ऑपरेटर होगा तो 24 होगा 24। ये जो तुम पढ़े हो सिंपल सा अलजेब्रा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब वो सब स्केलर का वाला होता है, स्केलर सिंपल सा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सामने जो दिख रहा है ये स्केलर में भी होता है और वेक्टर में भी होता है। वेक्टर में बस ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता ना, ये वाला डिवीजन नहीं होता। वेक्टर में वेक्टर में ये वाला डिवीजन नहीं होता। हम लोग आगे जानेंगे कि वेक्टर में डिवीजन क्यों नहीं होता, पर बाकी स्केलर में तो सब होता है और वेक्टर में भी इसको छोड़ के सब होता है। अच्छा, ये वाला भी नीचे बस क्वांटिटी वेक्टर नहीं होनी चाहिए, सब होता है। तो जब सब होता है तो किस बात की दिक्कत? तो मैं बता रहा हूं किस बात की दिक्कत। स्केलर में ये सब सिंपल सा होता है और वेक्टर में डायरेक्शन के साथ होता है। स्केलर में ये सब सिंपल सा जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है जो पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो क्या तुम्हें क्या लगता है स्केलर चैप्टर पढ़ाऊं और कहूं कि ऐसा है भाई कि 2 kg मास प्लस 4 kg मास बराबर 6 kg मास, यही पढ़ाऊं? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्केलर चैप्टर का नाम क्यों नहीं है। पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, पर चैप्टर का नाम वेक्टर क्यों है? चैप्टर का नाम वेक्टर क्यों है? क्वेश्चन ये है कि चैप्टर का नाम वेक्टर क्यों है? तो चैप्टर का नाम वेक्टर इसलिए है क्योंकि
अब आ गया, अब अपने काम की बात करनी है। पहले भी काम की थी लेकिन उतना काम का नहीं था। सभी लोग जो भी टारगेट बैच के भी हो ना, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, भले ही बाद के सिलेबस को तेजी से पढ़ लिया जाए, पर शुरू के सिलेबस को हम कभी भी तेज नहीं पढ़ सकते। और कुछ ही दिनों में टारगेट का अलग बैच होगा। अभी फिलहाल कॉमन है, चीज़ें कॉमन चल रही हैं, अभी एडमिशन है, अभी कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो कोर्स कट होगा। पर ये जो तरीका है सीखने का, आपको पता है, जो लोग टारगेट बैच के हैं, चाहे 11th के ही जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं तो इतना तेज पढ़ा सकता हूं कि 2 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, 3 महीने में। तो यदि कोई कोटा का, कानपुर का, चाहे बनारस का कोई कोचिंग, कोई टीचर यदि तेज पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी खूब क्वेश्चन भी करवा दिया है और 2-3 महीने में ख़त्म भी कर दिया है, तो ये नहीं है कि बहुत अच्छी बात है, या जो वहाँ पढ़ रहा होगा बहुत अच्छा कर रहा होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे कुछ नहीं आता होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे, टीचर को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, तुम लोगों का अपना अंडरस्टैंडिंग का एक स्पीड है। जो तुम कर रहे हो ना, वो मैं कर चुका हूँ, ठीक है, और इतने दिन से पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो इसका ख्याल रखो। और मेरा यदि पढ़ाया हुआ 2 चैप्टर से तुम अपने से भी 4 चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो कुछ समझ में भी आ जाएगा और तुम एग्जाम में कर भी लोगे। अपने से पढ़ के बता रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब डीप अंडरस्टैंडिंग या बेसिक चीजें ना हो। ये मैं तो कहता हूं कि यदि वेक्टर में अच्छे से तुम वेक्टर पढ़ लो, और क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर पड़ा हुआ है कठिन के नाम पर, चाहे वो रिलेटिव मोशन हो, चाहे फील्ड हो, चाहे फोर्स हो, चाहे टॉर्क हो, कहीं पे भी जब तुम वेक्टर नहीं जानोगे तो तुम्हें आगे की चीजें नहीं आएंगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये भी जानो। और यदि वेक्टर पढ़ा के मैं तुम्हें छोड़ भी दूं ना, यदि अच्छे से मैं पढ़ा दूं और तुमको छोड़ दूं, तो तुम कोई भी किताब उठा के उसके लॉ को पढ़ के, फार्मूले को याद करके अप्लाई करना सीख जाओगे। सो वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज को आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर को ऐसे, एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन इट। सभी लोग लिख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटीज लिख लो, सभी लोग लिख लो। Any quantity which has magnitude as well as direction and follows triangle law of addition or OR, parallelogram law of addition और vector law of addition, 3 नाम है इसका। Any quantity which has magnitude as well as direction and follows triangle law of addition or OR, parallelogram law of addition or OR, vector law of addition is known as वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ये रहा वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत फोकस हो कि मेरी बात सुनना, यहीं पे मिस्टेक होती है बच्चों के प्लानिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, परसेप्शन में। ध्यान से मेरी बात सुनो, आज से शुरुआत होगी। वेक्टर क्वांटिटी को धीरे धीरे हम लोग फेमिलियर हो जाएंगे। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, दिस दैट, वो धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। काफी कुछ आइडिया आप पहले से भी रखे होंगे। ठीक है, अब सुनो, वेक्टर वाला सिंपल सा नहीं, मैं हमेशा फिजिक्स से रिलेट करके बताया करूंगा। जल्दी से, ध्यान से। यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान से, यहां पे लिखता हूं अलग से, 10 kg
प्लस 4 kg बराबर 14 kg, ठीक है। लेकिन 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 14 न्यूटन नहीं होगा। यदि किसी बॉडी पर 10 kg में 4 kg और ऐड कर दो, 10 kg गेहूं है, 4 kg गेहूं और ऐड कर लो, है ना। चाहे मास की बात है तो 10 kg गेहूं है और कुछ kg और दूसरा मास ऐड कर लो, मास की तरह होता है। मेरा भी मास ही है, 10 kg प्लस माई मास ना, उसका वो kg तो मेरा भी kg ही है। बैठ जाओ और ऐड कर लो, ठीक है, 14 ही होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर होता है, सिंपल सा होता है। यदि मैं एरो नहीं लगाता तो हो सकता है ये माना जाता कि मैग्नीट्यूड को जोड़ना है, पर ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। और सच तो ये है कि ऐसे जोड़ने की बात कहीं साइंस में जनरली होती भी नहीं है। क्वेश्चन बनाने में भले ही हो जाता होगा कि हम मैग्नीट्यूड का एडिशन दे रहे हैं फोर्स के, लेकिन जो बात जनरल है वो सुनो। एक बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, मेरे ऊपर इधर से कोई धक्का दे रहा है, कोई इधर से, 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, मेरे ऊपर 10 न्यूटन और एक और आदमी लगा रहा है 4 न्यूटन, जानते हो 14 न्यूटन है। जो जोड़े हैं 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, कितना न्यूटन? 14 न्यूटन। अब हमारे ऊपर कोई लगा रहा है फोर्स 10 न्यूटन और उधर से लगा रहा है 4 न्यूटन, कहा जा रहा है इसको जोड़ो, तो फिर जोड़ना ही है। 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, आंसर जोड़ना है। 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, आंसर है 6 न्यूटन, आंसर है 6 न्यूटन। 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, आंसर है 14 न्यूटन। 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन या 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, कितने तरह से 10 न्यूटन 4 न्यूटन लग सकता है? इनफाइनाइट तरीके से, और सबका रिजल्ट अलग अलग। ये है, हमको लग रहा है कि अब तुम समझ गए होगे। अच्छा, ये जो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर का, तुम्हें क्या लगता है ये कोई फिजिक्स का चैप्टर है? नहीं, ये मैथ्स का है, ये मैथमेटिकल टूल है। अब सोचो, यदि आज हम लोग फोर्स का एग्जाम्पल लेके और वेक्टर को महसूस कर लिए, तुम्हें क्या लगता है जो दिक्कत आती है बाकी सारे चैप्टर में, जो चिल्ला रहे थे कि 12th का कब खत्म होगा तो 11th का कब होगा तो दोनों कैसे खत्म होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वेक्टर आज जान जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जोड़ लोगे। क्यों? क्योंकि जानते हो फील्ड वेक्टर है और ऐसे ही जुड़ेगा जो पढ़ेंगे वेक्टर में। तो तुम्हारा काम ज्यादा है, मेरा काम कम है। मेरा काम है ये महसूस करवाना कि आखिर जहां पे भी वेक्टर होगा हम सोचेंगे कैसे, जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसको डील वैसे ही करना होगा जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मेरा काम कहां रह जाएगा यार? हम कह रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, आगे का चैप्टर है, मान लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें फोर्स खूब आएगा, तो फोर्स खूब आएगा तो फोर्स को वेक्टर की तरह ही ना जोड़ोगे। और एक बराबर ए में सब जानते हैं, हमको तो लगता है तुम भी जानते होगे, तो तब मैं क्या पढ़ाऊंगा यार? मैं क्यों पढ़ाऊंगा एनएलएम पता है? क्योंकि लोग न इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, न बच्चों को महसूस करवाते हैं, न बच्चे इसको रिलेट कर पाते हैं, ना ही सही से जोड़ पाते हैं, और ना ही वहां पे ले जाके अप्लाई करके ये समझ पाते हैं कि जो पढ़े हुए हैं वही वहां लगेगा। और यदि लग गया, आज वेक्टर को जोड़ना सीख गए तो एफ नेट भी निकालना सीख गए होगे। और एफ बराबर ए में कौन नहीं जोड़ कर लेता है? एफ नेट बराबर ए में। तो मेरा काम कहां रहा? मेरा काम कहां रहा कि जो कहते हो कि सर स्लो है तो फास्ट है तो फलाना है तो ढिमकाना है ना? तो
तो हमको लगता है कि आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े कि वेक्टर पढ़ना क्यों है। आज हम लोग पढ़े कि वेक्टर चैप्टर ही क्यों पढ़ना है। आज हम लोग पूरा परसेप्शन बनाए। यदि 10 न्यूटन और उधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस है 0 न्यूटन, और 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। चलिए हम लोग, मैं बार बार बोलता हूं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अच्छा है, एक और चीज जो नोटिस करने वाला पॉइंट है, पता नहीं पिछले क्लास में बताया था कि नहीं। देखो, फिजिक्स में जो दूसरे टीचर हैं उनको तेजी से पढ़ाने दो, हैं, और जो मैथ्स केमिस्ट्री है उनको तेजी से पढ़ाने दो। तो हमको तो बख्श दो भाई, हमको तो आराम से साइंस को महसूस कराने दो, आराम से चलने दो। बल्कि मेरा वाला जो टाइम बचता है, जो मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनता, तो उसको यूज करो ना मैथ्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, और बाकी सब में क्यों नहीं करते हो, फिजिक्स के दूसरे टीचर में। तो हमको अपने तरह से चर्चा चलने दो, ताकि मैं तुम्हें साइंस को महसूस करवा सकूं, और आराम से चलने दीजिए हमको। कम से कम एक टीचर को तो बख्शो। तुम लोग तो इतना खोपड़ा कैसे हो जाता है यार। इसका मतलब साफ है, जिन लोगों को ये कोर्स की चिंता होती है, वो लोग कहते हैं कि आपके कारण सर, मेरे कारण कहाँ हुआ भाई। बाकी लोगों तो बाकी लोग पढ़ाए, बाकी लोग तेजी से तेजी से चल ही रहा होगा, है ना। चलिए, तो फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।